नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका पैशन कंपटीशन में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 24 दिसंबर 2021 के सीडीपी के पेपर को। इसके पहले हमने सीडीपी के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया हुआ है। जिन्होंने न देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वो जरूर से जाकर देख ले। आइए बच्चों के 15 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 यानी कि राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2060 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है। पहला है मानसिक मंदित यानी कि मेंटली रिटार्डेड कहेंगे उसे, या फिर उसे कहेंगे बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति यानी कि पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल हैंडीकैप, या फिर उसे मानसिक विकलांग कहेंगे, मेंटली हैंडीकैप कहेंगे, या फिर व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है कहेंगे, या फिर कहेंगे कि पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 4, व्यक्ति जिससे बौद्धिक अक्षमता है यानी कि पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका यह है कि वह व्यक्ति जिसमें बौद्धिक अक्षमता है, क्या है वह व्यक्ति जिसमें बौद्धिक अक्षमता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों मेथड में से कौन सा इंक्लूजन के अनुरूप नहीं है। पहला है विविधता को सराहना और महत्व देना। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? सभी के लिए शिक्षा की बात करता है, तो यह शिक्षा सभी के लिए होता है, तो यह विविधता और सराहना को क्या करेगा? इंपॉर्टेंस देगा। सही बात है। दूसरा है सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना। सही बात है। सभी बच्चों के अंदर क्या करना चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस तथा लर्निंग के लिए क्या करना चाहिए? आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। तीसरा है शारीरिक, सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना। यह भी सही बात है। चौथा है श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान करना। तो समावेशी शिक्षा आपको यह अधिकार नहीं देता है कि आप बच्चों को अलग थलग करिए, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो सुनने में अक्षम है यानी कि उसे कम सुनाई देता है, ठीक है, उसे क्या करेंगे? अगर आप अलग कर देंगे तो इससे उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी, जिससे उसका विकास क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है, इसका तात्पर्य इस प्रकार से समझिए कि जब हम श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान करेंगे तो इससे क्या होगा? बालक सामान्य बालकों के साथ नहीं रह पाएगा, इसलिए वह उन्हीं बच्चों के बीच रहेगा जो उसके जैसे ही हैं, यानी कि जो कम सुनते हैं या फिर श्रवण रूप से अक्षम हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से उनके अंदर आत्महीनता की भावना आ जाएगी, जिससे बच्चा क्या हो जाएगा? सीख नहीं पाएगा, उसका विकास वहाँ पर क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा या फिर रुक जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। यही क्या है? समावेशन के अनुरूप नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं कर पाता, आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, और सारा दिन एक पंखी के साथ अकेले खेलता रहता है। और वह क्या करता है? एक फैन के साथ अकेले ही खेलता रहता है, खुद में ही केवल मस्त रहता है। ठीक है, राजन का यह व्यवहार, उसका यह बिहेवियर निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है? किस डिजीज की ओर क्या करता है? वह हिंट करता है। ठीक है, पहला है मांसपेशी दुर्विकार यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रोफ, या फिर स्वलिन क्रम विकार, या फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या फिर गुड़ज बैकल्य यानी कि डिसकैलकुलिया, या फिर गति समन्वय वैफल्य यानी कि डिसफोरिया। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा सही जवाब है? वह है आपका स्वलिन क्रम विकार, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अगर हम बात करें कि क्या होता है स्वलिन क्रम विकार, तो यह एक प्रकार का दिमागी बीमारी होता है, यानी कि मेंटल डिजीज होता है। इसमें बच्चा न तो अपनी बात को ठीक से कह पाता है और न ही दूसरों की बात को समझ पाता है, अर्थात अपने मन की भाव को क्या करता है? बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और न ही दूसरों के द्वारा कही गई बात को वह समझ पाता है, और न ही उसने क्या होता है? संवाद स्थापित कर पाता है। जब वह अपनी बातों को कह ही नहीं पाता, करता है दूसरों से संवाद स्थापित नहीं कर पाता, तो इस विकार
तो यही क्या होता है आपका स्वलीन क्रम विकार, यानी कि बच्चा खुद में ही लीन रहता है, वो अपने मन के भाव को व्यक्त नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर इसके लक्षण की बात करें तो इस विकार का जो लक्षण है वह जन्म से ही या फिर बाल्यावस्था से नजर आने लगता है, और जिन बच्चों में यह रोग होता है उनका विकास अन्य बच्चों की अपेक्षा क्या होता है, असामान्य होता है, यानी कि बहुत ही धीमी गति से होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विषय वस्तु को पढ़ाते समय शब्दों को हटाने, उलट कर लिखने और बदल कर लिखने में कठिनाई आना किस प्रकार या किस विकार की तरफ इशारा करता है? विमर्श वैफल्य, डायसोनिया या फिर वाचन वैफल्य, डिसलेक्सिया या फिर गुणज वैकल्य, डिस्कैलकुलिया या फिर उत्साह वैफल्य, डिसफोरिया। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? वाचन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया। विषय वस्तु को पढ़ते समय उसको क्या होता है, कठिनाई आती है, यानी कि इसमें बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाता। जैसे आपका डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चा सा को वाज पढ़ता है। ठीक है, सा को क्या पढ़ेगा? वाज, यानी कि लिखा तो सा है किंतु वह उसे उल्टे क्रम में पढ़ता है, यानी कि उसे वाज पढ़ेगा। जब पढ़ेगा गलत तो बोलेगा गलत। ठीक है, बोलेगा गलत तो लिखेगा भी गलत। तो इस प्रकार से बच्चे को क्या होता है, इसमें कठिनाई आती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस चीज के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? आवेगशीलता यानी कि इम्पल्सिविटी, या फिर प्रतिवर्तना रिवर्सिबिलिटी, या फिर अतिक्रियाशीलता हाइपर एक्टिविटी, या फिर सृजनात्मकता, या फिर क्रिएटिविटी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका क्रिएटिविटी। क्या कह रहा है? किसी भी चीज विषय में नूतन यानी कि नए तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान की ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? आपकी सृजनात्मकता कहलाती है। एक क्रिएटिव बच्चा क्या करता है, हमेशा कुछ न कुछ नई एक्टिविटी करता रहता है, कुछ न कुछ रिसर्च करता रहता है। ठीक है, तो वह क्या होता है, उसके अंदर सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है। जो सृजनात्मक बालक होता है वह क्या होता है, नवाचारी होता है। और इस प्रकार के बालकों में खोजपूर्ण प्रवृत्ति तथा क्रियाशीलता, इसके साथ ही अच्छी अंतर्दृष्टि पाई जाती है, जिससे वे समस्या के लिए किसी नवीन मार्ग की खोज करते हैं। अर्थात उनके सामने जब कोई प्रॉब्लम आता है तो वह उसे केवल एक प्रकार से नहीं अपितु कई प्रकार से सॉल्व करने के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। एक शिक्षक हैं जो क्या कर रहे हैं, कुछ लिखित सामग्री लिए हुए हैं, इसके साथ ही वह क्या लिए हुए हैं, सब्जी और फल के तस्वीर को लिए हुए हैं। ठीक है, और वह क्या कर रहे हैं, इसे दिखाकर अपने शिक्षार्थियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। ठीक, विद्यार्थी इस पर चर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रत्यय सीखते हैं। और विद्यार्थियों ने अब तक जो कुछ भी सुना है, देखा है, समझा है, ठीक है, वो अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए क्या कर रहे हैं, उसका पोषण या फिर संप्रत्यय कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। यह उपागम निम्न में से किस पर आधारित है? तो यह जो शिक्षण चल रहा है यह किस पर आधारित है, यही आपको बताना है। पहला है शास्त्रीय अनुकूलन अधिगम पर, यानी कि क्लासिकल कंडीशनल ऑफ लर्निंग पे, या फिर पुनर्बलन के सिद्धांत पर, यानी कि थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट पर, या फिर आपका क्रिया प्रसूत अनुकूलन अधिगम पर, या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग पर, या फिर ज्ञान के निर्माण पर, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पर। ठीक है, तो यह किस पर आधारित है? यह आपके ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। किस पे आधारित है दोस्तों? ज्ञान के निर्माण पर। यह उपागम आपका ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। ज्ञान का निर्माण एक सक्रिय प्रक्रिया, एक सक्रिय प्रोसेस होता है जो कि व्यक्तिगत या सामाजिक जुड़ाव के माध्यम से होता है। ज्ञान का निर्माण लोगों के पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज और अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस के आधार पर होता है। सीखने का निर्माण इस बात पर किया जाता है कि प्रतिभागी यानी कि जो पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चा, वह पहले से क्या जानता है और उसी के अनुरूप उसे नया ज्ञान दिया जाता है, जिससे वह लिंक करके क्या करता है, बहुत ही आसानी से उस चीज़ को सीख लेता है जो उसे सिखाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
कि सृजा को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह ही असफल होगी और इसलिए उसने उस विषय में मेहनत करनी छोड़ दी है। सृजा जो कि एक बच्ची है, वह पहले से ही यह सोच रखी है कि वह गणित में असफल हो जाएगी। वह ऐसा क्यों सोच रही है? क्योंकि इसके पिछली बार एग्जाम में वह गणित में असफल हो गई थी। उसकी शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षाएं हैं और जो उसकी टीचर हैं उनको भी उससे क्या है, बहुत ही कम अपेक्षाएं हैं कि वह गणित में पास कर पाएगी। इससे आप सृजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या अनुमान लगा सकते हैं सृजा के बारे में? कि वह आलसी और बहाने बनाती रहती है। आपको बच्चे के बारे में कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है। अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है। जी हाँ, सही बात है कि वह अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है। अधिगम असाध्यता क्या होता है? अगर हम बात करें तो जब कोई बच्चा किसी भी चीज़ में एक बार असफल हो जाए और फिर से वह उसे में सफल होने का प्रयास भी न करे, अर्थात उसने मन में ही यह सोच लिया या फिर ठान लिया कि नहीं वह सफल नहीं हो सकती, तो इसे ही अधिगम असाध्यता कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि वह अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलाप में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा क्या कहलाती है? सामाजिक संरचनावादी, व्यक्तिक संरचनावादी। चूँकि यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, साथ में मिलकर सहपाठियों के साथ मिलकर क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो यह व्यक्तिक संरचनावादी तो होगा नहीं। व्यक्तिक संरचनावादी में बच्चा अकेले ही किसी चीज़ को सीखता है। परंपरागत कक्षा, अगर हम परंपरागत कक्षा की बात करें तो जो परंपरागत कक्षाएं होती हैं वह टीचर सेंटर्ड होती थी, यानी कि उसमें टीचर केवल एक्टिव होता था, बच्चे केवल पैसिव होकर सुनते थे टीचर की बातों को, तो यह परंपरागत कक्षा भी नहीं है। बहुभाषीय कक्षा, ठीक है, यहाँ पर बहुभाषी कक्षा की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? सामाजिक संरचनावादी की बात की जा रही है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात की जा रही है। सामाजिक संरचनावादी एक प्रकार का संज्ञानात्मक रचनावाद होता है जो बहुत अधिक सीखने की सहयोगी प्रवृत्ति पर जोर देता है। इसमें बच्चे सहयोग करके, समूह बना के, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके, डिस्कशन करके क्या करते हैं, सीखते हैं, अपने नॉलेज का निर्माण करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? पहला है अन्वेषण आधारित अधिगम। तो जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वह किस प्रकार के अधिगम को प्रस्तावित करती है? पहला है अन्वेषण अधिगम आधारित अधिगम। तो सही बात है कि बच्चे क्या करेंगे, अन्वेषण करके सीखेंगे, खोज करके सीखेंगे, नए नए तरीकों का निर्माण करके सीखेंगे। कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, यानी कि बच्चे क्या करेंगे, डिस्कशन करके सीखेंगे, एक दूसरे से चर्चा करके सीखेंगे। तीसरा है वेधन तथा बार बार अभ्यास, यानी कि आप केवल बच्चों को रटा कर नहीं सिखा सकते, वह उन्हें कह दीजिए कि नहीं केवल वह याद करके सीख ले, तो यह गलत मेथड है। इसका एनसीएफ और एनएपी 2020 दोनों ही क्या करते हैं, विरोध करते हैं। चर्चा आधारित कक्षाएं, यानी कि डिस्कशन आधारित कक्षाएं, तो यह भी सही बात है कि बच्चों को क्या किया जाना चाहिए, डिस्कशन करवाना चाहिए। सॉरी दोस्तों, जो दूसरा वाला हमने इसका एक्सप्लेनेशन ने सही किया था, कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, यानी कि स्टोरी टेलिंग करके, यानी कि बच्चों को क्या करना चाहिए, कहानी सुनाकर उसके माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे बच्चे क्या करेंगे, एजुकेशन में इंटरेस्ट लेंगे। तो यह भी एकदम सही बात है, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? अनुरूपता, एनोलॉगी, निगमन परीक्षण, यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग, या फिर स्मृति सहायक विधियां, स्मृति सहायक विधियां, यानी कि इसी को नेमोनिक्स मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ का निमोनिक बना के आप उसे क्या करिए, बच्चों को याद करवाइए। चौथा है साधन लक्ष्य विश्लेषण, यानी कि मीन एंड एनालिसिस। तो इसका जो सही जवाब है वह है अनुरूपता, यानी कि एनालॉगी।
किसी भी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना अनुरूपता कहलाता है। अगर हम बात करें कि उद्धृत करना क्या कहलाता है, तो किसी भी समस्या का समाधान करते समय हमारे सामने जो भी छोटी छोटी समस्याएं आती हैं उसको दिखाना या फिर प्रदर्शित करना ही उद्धृत करना कहलाता है। अगर एनालॉजी की बात करें तो एनालॉजी क्या होता है, यह एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया होता है, कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, जिसमें एक विषय के ज्ञान का दूसरे विषय में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संकल्पनात्मक चित्रण कॉन्सेप्ट मैपिंग नए संप्रदाय की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं। वह किसी नए कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं। पहला है जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके, यानी कि सिंथेसाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, या फिर उप संप्रदायों को हटाकर रिमूविंग सब कॉन्सेप्ट, या फिर जानकारी को सामाजिक संदर्भ में पृथक करके बाय डिसकनेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोशल कॉन्टेक्स्ट, या फिर प्रत्यास्मरण पर अतिबल देकर पुटिंग ओवर एम्फेसिस ऑन रिकॉल। इसका सही जवाब है जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके, सिंथेसाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि संकल्पनात्मक चित्रण कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है, नए संप्रदायों की समझ को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके सुसाध्य करते हैं। संकल्पनात्मक चित्रण एक ऐसा प्रणाली है जिसके माध्यम से क्या होता है, अवधारणाओं के मध्य स्थापित संबंधों को समझा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं, यानी कि एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग आर इंडिकेटिव ऑफ। पहला है अधिगम अधिक वेधन एवं अभ्यास की आवश्यकता है, द नीड फॉर मोर ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी कि बार बार उनसे क्या किया जाए, प्रैक्टिस करवाया जाए, अभ्यास करवाया जाए, रटवाया जाए। ठीक है, तो यह अच्छा मेथड नहीं माना जाता है। एनसीएफ भी इसका विरोध करता है कि बच्चों को आप केवल रटाफिकेशन नहीं करवाएंगे, केवल उन्हें रटवाएंगे नहीं। अधिगम के लिए स्थिर संज्ञानात्मक अयोग्यता, यानी कि द परमानेंट कॉग्निटिव इनेबिलिटी टू लर्न, जी नहीं। बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता, यही इसका सही जवाब है कि क्वालिटेटिव डिफरेंसेस इन चिल्ड्रंस थिंकिंग एज कंपेयर टू अडल्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वह क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है, तो यह योग्यता आपकी तदानुभूति कहलाती है, इम्पैथी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तदानुभूति, इम्पैथी। तदानुभूति भावात्मक रूप से यह समझने की क्षमता होती है कि दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं, चीज़ों को उनके दृष्टिकोण से देखते हैं और उनके स्थान पर खुद की कल्पना करते हैं। यानी कि एक टीचर के अंदर यह क्वालिटी होना चाहिए एम्पैथी का, कि बच्चा क्या फील कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है, वह बच्चे के स्थान पे खुद को रख कर उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझ सके, उसके नज़रियों को समझ सके, उसके फीलिंग को समझ सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसी स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो, तब बच्चे को डैश का भाव महसूस होगा, ओब, दुश्चिंता, क्रोध या फिर शर्म। तो यहाँ पर बच्चे को किसका भाव उत्पन्न होगा? उसके अंदर एंजाइटी, दुश्चिंता का भाव उत्पन्न होगा। दुश्चिंता के कारण व्यक्ति एक प्रकार के अनजाने भय से ग्रस्त रहता है तथा बेचैन एवं अप्रसन्न, अनहैप्पी रहता है। बालक को इस परिणाम के बारे में कुछ नहीं पता है, फिर भी उसे लगता है कि वह फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। यही क्या कहलाती है? आपकी दुश्चिंता या फिर एंजाइटी कहलाती है। आइए इस वीडियो के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके अपनाकर, मतों को अभिव्यक्त करने के विविध विकल्प देखकर, अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर, या फिर बच्चों की विविध तरीके से नामीकरण करके। तो आपको बच्चों का नामीकरण नहीं करना है, लेबलिंग नहीं करना है कि यह बच्चा तेज है, यह बच्चा गधा है, यह बच्चा प्रतिभाशाली है, यह बच्चा मंदबुद्धि है। यही आपका गलत जवाब है और हमको नहीं ही खोजना था, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आज आपके
टोटल 30 क्वेश्चन सीडीपी के कंप्लीट हुए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के सीडीपी के प्रश्नों के साथ।